बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में कौन से नाम शुमार हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि लोकसभा चुनाव के इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुके हैं। जैसा सब जानते हैं, पहली लिस्ट सामने आ गई। बीजेपी कांग्रेस हर किसी की तरफ से लगातार प्रत्याशियों के नाम जो है अब चुनावी समर में लाए जा रहे हैं, सामने लाए जा रहे हैं, ताकि वोट बैंक को मजबूत किया जाए। बीजेपी की उसी कड़ी में दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है और इस दूसरी लिस्ट में कितने नाम हैं, कितनी सीट्स के लिए लिस्ट जारी की गई है, कौन कौन से वो नाम है, किस पे भरोसा जताया गया, जो संभावित नाम थे जिन चर्चा हो रही थी। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन जुड़ चुके हैं। शशि, दूसरी लिस्ट से संबंधित क्या जानकारी, कितने नाम इसमें? संजय, देखिए प्रिया, देखिए ये दूसरी लिस्ट आ गई है बीजेपी की। राजस्थान के लिए दूसरी लिस्ट कही जा सकती है। इसमें 3 नाम है, 9, 10 और 11 नंबर पर नाम है। चूरू से राहुल कसवां है, अलवर से बाबा बालकनाथ हैं और बांसवाड़ा एसटी सीट है, वहाँ से कनकमल कटारा हैं। कनकमल कटारा पहले विधायक रहे हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बाबा बालकनाथ को यहाँ अलवर से टिकट दिया गया है। ये महन चांदनाथ पिछली बार जो चुनाव लड़े थे उनके शिष्य हैं, उनकी गद्दी पर बैठे हैं। ये गद्दी ज़रूर हरियाणा में है, लेकिन बाबा बालकनाथ का जन्म बहरोड में हुआ है और इसलिए ये अलवर मूल के ही माने जा रहे हैं। हालांकि इनको टिकट मिलने से पहले कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि अगर बाबा बालकनाथ को टिकट मिलता है तो यहाँ बाहरी का मुद्दा ज़रूर उठ सकता है। इसी तरह जो चूरू सीट है वहाँ से मौजूदा सांसद राहुल कसवां को ही टिकट रिपीट कर दिया गया है। इनके पिता राम सिंह कसवां 4 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ से। राम सिंह कसवां विधायक भी रहे हैं सादुलपुर से और उनकी माता कमला कसवां भी यहाँ विधायक रह चुकी हैं। हालांकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें राम सिंह कसवां को पार्टी ने टिकट दिया था और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इसी आधार पर राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी के जब कोर कमेटी की बैठक हुई तो अपनी बात भी रखते हुए कहा था कि अगर राहुल कसवां को टिकट दी जाती है तो पार्टी क्या परफॉर्मेंस दे पाएगी ये देखना होगा। और इसी को लेकर के गतिरोध हुआ था, ये टिकट अटकी हुई थी। अभी भी एक टिकट अटकी हुई है प्रिया, जो रोचक कही जा सकती है। हालांकि कुल मिलाकर के 19 नाम जारी हो गए हैं बीजेपी के अभी तक, लेकिन नागौर सीट से वर्तमान सांसद जो CR चौधरी हैं उस सीट पर अभी तक टिकट का ऐलान नहीं हुआ। जब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई थी तो ये बताया जा रहा था, चर्चा इस बात की थी, बीजेपी के सूत्र भी मान रहे थे कि ज्योति मिर्धा संपर्क में है। लेकिन ज्योति मिर्धा के साथ ही हरेंद्र मिर्धा जो पहले कांग्रेस में मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या CR चौधरी की टिकट पर अभी भी खतरा बरकरार है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल चर्चा इन 3 नामों की करें तो इन 3 नाम के साथ ही 14 सीट ऐसी हो गई हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट तय हो गई है। 11 सीट कल रात को जब कांग्रेस की लिस्ट आई थी 19 नाम की, उसमें तय हो गए थे और ये 3 नाम भी उन सीटों पर आए हैं जहां से कांग्रेस कल रात को नाम जारी कर चुकी है। चूरू की सीट पर राहुल कसवां और रफीक मंडेलिया में मुकाबला होगा। हालांकि पिछली बार राहुल कसवां का मुकाबला प्रताप पूनिया से हुआ था, प्रताप पूनिया हार गए थे और इस बार राहुल कसवां रफीक मंडेलिया के सामने होंगे और बाबा बालकनाथ और भंवर जितेंद्र सिंह आमने सामने के मुकाबले में होंगे। पिछली बार भंवर जितेंद्र सिंह को बाबा बालकनाथ के गुरु महन चांदनाथ ने हराया था, बीच में उनका निधन हो गया था और यहाँ जब उपचुनाव हुए थे तो डॉक्टर कर्ण सिंह जो पहले भी अलवर से सांसद रह चुके हैं वो उपचुनाव में जीते थे। बाबा बालकनाथ की ज़्यादा गतिविधियाँ अलवर में नहीं रही हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन ये टिकट आप देखिए कि बीजेपी इसको हिंदुत्व के कोर एजेंडे पर ले सकती है इस सीट को। और मर्सिडीज़ वाले बाबा के रूप में भी जाने जाते हैं बाबा बालकनाथ और यादव समाज से आते हैं। यादव समाज से आना भी एक बड़ी योग्यता है क्योंकि यहाँ यादव समाज के वोट अच्छी खासी संख्या में हैं। लेकिन जब जब यादव समाज से एक पक्ष से कोई कैंडिडेट आया है तो यहाँ दूसरी पार्टी ने यादव बनाम गैर यादव करने की कोशिश की है मुकाबले को। कनकमल कटारा बांसवाड़ा से कैंडिडेट हैं, ये ST रिजर्व सीट है और यहाँ से ताराचंद भगोरा जो पहले 3 बार के सांसद रहे हैं उनसे मुकाबला होगा कनकमल कटारा का। कनकमल कटारा भी पहले मंत्री रह चुके हैं राज्य में। वसुंधरा सरकार में, वसुंधरा राज्य का जब पहला कार्यकाल था तब वो जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इस बार जो चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव, उसमें
कनकमल कटारा और उनकी पुत्रवधू सुशीला कटारा दोनों ही दावेदार थे, लेकिन दोनों का ही टिकट पार्टी ने काट दिया था। उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि संभव है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दे दे, और अब उनके नाम आने से इस बात पर मोहर भी लग गई है। दोनों सरल छवि के व्यक्ति हैं, ताराचंद भगोरा और कनकमल कटारा। ऐसे में यहाँ भी मुकाबला आदिवासी हितों के ऊपर होगा कि आदिवासी हितों का मजबूत पैरोकार, ज़्यादा मजबूत पैरोकार कौन है और बड़ा नेता कौन है। जी प्रिया। और शशि, मैं पूजा अब आपके साथ जुड़ चुकी हूं। जिस तरह से तमाम समीकरणों पर मंथन का दौर चल रहा था शशि, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बातों को जो नाम सामने आए हैं, क्या कुछ लगता है तरजीह दी गई है? देखिए, जो 3 नाम आए हैं उसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का ध्यान रखा गया है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि कितनी जिताऊ क्षमता है। सबसे बड़ी योग्यता, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, बाहरी प्रत्याशी हो, स्थानीय प्रत्याशी हो, किसी भी कैंडिडेट की सबसे बड़ी योग्यता दोनों ही पार्टियों में उसकी जिताऊ होने की क्षमता है। यह बात बीजेपी के नेता भी मान चुके हैं और कांग्रेस के नेता भी अलग अलग समय की बातचीत में ये दावे करते रहे। और इन 3 नाम के साथ, जैसा मैं बता रहा था, 14 सीट ऐसी हो गई है जहां पर आमने सामने की तस्वीर साफ हो गई है। अलवर सीट पर भंवर जितेंद्र सिंह और बाबा बालकनाथ का मुकाबला होगा। सीकर में सुभाष महरिया और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का मुकाबला होगा। जयपुर सीट ऐसी है जहां पर ज्योति खंडेलवाल पूर्व महापौर हैं और मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा का मुकाबला होगा। इसी तरीके से टोंक सवाई माधोपुर में नमो नारायण मीणा और सुखबीर जौनपुरिया का मुकाबला होगा। कोटा से रामनारायण मीणा और ओम बिरला आमने सामने, तस्वीर साफ हो गई है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह ईडवा और सीपी जोशी। देखिए, हर जगह आप कास्ट इक्वेशन देखिए, जातिगत समीकरणों को देखते हुए एक पार्टी ने बहुत कम ऐसी सीट है जहां पर एक ही पार्टी, दोनों पार्टियों ने एक ही जाति के व्यक्ति को टिकट दिया है, और ऐसा रिजर्व सीट पर ही ज़्यादा दिख रहा है। उसके अलावा सीकर सीट जरूर ऐसी है जहां पर दोनों जो चेहरे हैं वो एक ही जाति से आते हैं। हालांकि ये बात आती है कि सुमेधानंद सरस्वती जब धर्म के काम में लगे हुए हैं, सन्यासी हैं, तो क्या जात न पूछो साधु की जो कहावत है वो इन पर भी लागू होती है। लेकिन पिछले चुनाव के समय खुद ऐसी बातें आई वीडियोज़ में, जब सुमेधानंद सरस्वती कुछ जगहों पर अपनी जात बताते हुए दिखे, अपनी जाति के लोगों से अपील करते हुए दिखे वोटिंग के लिए। जो उदयपुर सीट है वहां पर रघुवीर मीणा और अर्जुन लाल मीणा आमने सामने होंगे, तस्वीर साफ हो गई है। जोधपुर से वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह, जालौर सिरोही से रतन देवासी और देवजी पटेल, यहाँ भी देखिए जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। पाली से बद्री जाखड़ और पीपी चौधरी के मुकाबले में जातिगत समीकरण दिखेंगे। बीकानेर से अगर मदन मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल एक ही समाज से आ रहे हैं तो यहाँ SC रिजर्व सीट एक बड़ा कारण है। झुंझुनू से श्रवण कुमार और नरेंद्र खींचड़ अगर एक ही कास्ट से आ रहे हैं तो यहाँ पर दोनों के प्रभुत्व और जाट अस्मिता की बात कई बार आ जाती है। जाट बनाम गैर जाट मुकाबला होने की सूरत में भी अलग अलग पार्टियां अलग अलग तर्क और दुहाई देती हैं। अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश इसलिए भी होती है क्योंकि पड़ोसी सीट के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़े। चूरू से रफीक मंडेलिया और राहुल कसवा के रूप में होगी ये सीट। अल्पसंख्यक के कोटे के नाते कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया को दी गई है। राहुल कसवा मौजूदा सांसद हैं। सांसद राहुल कसवा के परिवार से लगातार यहाँ से सांसद बनते आए हैं। इससे पहले इनके पिता राम सिंह कसवा सांसद थे। और रफीक मंडेलिया को चूरू में टिकट इसलिए भी दिया गया कांग्रेस की तरफ से क्योंकि उनको लगेगा कि सीकर और झुंझुनू में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। हम सहयोगी अंकित से भी बात करेंगे। अंकित, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप खुद अलवर से आते हैं, आप खुद बहरोड से आते हैं, तो बाबा बालकनाथ के आने से यादव समाज में कितना फ़र्क पड़ेगा? और बहरोड की जो बात आती है कि बहरोड के नेताओं को यहाँ लोकसभा के टिकट में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तरजीह दी जाती है, उसका कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसमें ठीक पहले की बात करें चुनाव की कि विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी उन्होंने दर्शाई थी। उस समय टिकट नहीं दिया गया था। शायद यही वजह थी कि इन्हें सुरक्षित कैंडिडेट के तौर पर रखा गया था कि बाबा बालकनाथ को अलवर
की जो जिम्मेदारी दी जाए। चांदनाथ, महेंद्र चांदनाथ जो कि स्वर्गवास हुआ है उनका कुछ दिन पहले, तो उनकी सीट के भी ये दावेदार हैं और वो यादव गद्दी मानी जाती है बेसिकली। अगर बात करें तो बहरोड, बानसूर, मुंडावर सहित 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। निमराना में भी बहुतायत से यादव समाज का प्रभुत्व है और उसके अलावा जो भाजपा का कोर वोटर है, अलवर शहर की बात करें तो वो पूरी तरह से अभी फिलहाल संजय शर्मा वहाँ पर विधायक भी हैं और भाजपा लगातार वहाँ अच्छा प्रदर्शन करती रही है। तो भंवर जितेंद्र के मुकाबले में एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था, क्योंकि अलवर क्षेत्र की ही बात करें तो वहाँ पर गोहत्या का मामला देश भर में और विदेशी मीडिया में भी ज़बरदस्त तरीके से उछला है। तो एक तरह से उस मेव इलाके में भी एक धार्मिक सामंजस्य बैठाने की भी जरूरत थी। ऐसे में बाबा बालकनाथ को ही सही प्रत्याशी पाया गया। अन्य की बात करें, रामहेत यादव का नाम भी चर्चा में आया, संजय शर्मा का नाम भी आया। ये भी कहा गया कि अगर रामहेत यादव और बाबा बालकनाथ में से यादव समाज को एडजस्ट नहीं कर पाए तो संजय शर्मा के नाम पर जा सकते हैं। फिर इन समीकरणों को भी देखा गया कि यादव बनाम गैर यादव की लड़ाई नहीं हो जाए, ऐसा मुकाबला नहीं हो जाए। और कांग्रेस से तो एकमात्र ही नाम चर्चा में चल रहा था, शुरू से पैनल में ही केवल जितेंद्र सिंह का नाम था। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो भंवर जितेंद्र सिंह का कद राष्ट्रीय राजनीति में और राहुल गांधी के करीबी के तौर पे बेहद 10 जनपद से उनका बेहद गहरा संबंध जो कि जाहिर है। इस वजह से अन्य जो दावेदार थे, क्योंकि जो सांसद की बात करें तो करण सिंह अच्छे मतों से जीते थे, उनकी सीट बदली गई, उन्हें मुंडावर भेजा गया विधानसभा क्षेत्रों के दौरान और इस तरीके से उन्हें हार भी मिली हाल ही में। तो ये पूरे एक्विजिशन जो देखा गया तो एकमात्र जो कैंडिडेट, उन्होंने पिछले 5 साल से मेहनत भी की है, खास तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे और खास तौर पर उन मुद्दों को क्या यहाँ वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश दिखाई देती है आपको? डेफिनेटली बाबा बालकनाथ को जब लेकर आए हैं तो खास तौर पर स्पष्ट तौर से भाजपा ने दर्शा दिया है कि जो मुद्दे विधानसभा चुनाव के दौरान उससे पहले राजस्थान में उठते रहे, खासकर गोपालन को लेकर, और एक तरह से उन्होंने यादव वोटों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। करीब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 3.25 लाख वोट ऐसे हैं जो यादव बाहुल्य वहां पर आते हैं और यह करीब माना जाए तो 27 से 30% के बीच में है, बेहद बड़ी संख्या में है। और महेंद्र चांदनाथ का अच्छा प्रभाव वहां पर रहा था। धार्मिक क्षेत्र है, जाहिर है, और सिंह द्वार भी है, अगर कहीं प्रवेश द्वार के तौर पे भी देखा जाता है। और वहां पर विशेष तौर पर कांग्रेस को अगर मात देनी थी तो एक तरह से किसी ऐसे कैंडिडेट को लाना था जो धार्मिक। भंवर जितेंद्र का जो प्रभाव है अलवर में, वो कितना अहमियत रखता है? देखिए, पूर्व सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में काम भी बहुत कराया। हालांकि और राज परिवार जो कह सकते हैं कि पूर्व राज परिवार के सदस्य में है, तो जाहिर है कद बड़ा है। बालकनाथ की पहली सियासी पारी है, मठ में भी वो हाल ही में बने हैं। ज़्यादातर धार्मिक कार्यक्रम हैं जिनमें उन्होंने शिरकत की। अगर बात की जाए तो बेहद कम समय उन्हें गद्दी संभाले हुआ है और अनुभव की बात करें तो भंवर जितेंद्र सिंह के मुकाबले कम है। लेकिन अगर संगठन की बात की जाए तो अलवर में भाजपा का संगठन अच्छा मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है, लेकिन चूंकि पूरा जो ओवरऑल सिनेरियो है चुनावी लिहाज से वो कांटे की टक्कर दर्शाता है। दोनों कैंडिडेट को मेहनत अधिक से अधिक करनी पड़ेगी। भंवर जितेंद्र सिंह के मुकाबले अगर बात की जाए, बाबा बालकनाथ कम समय में लोगों के बीच में गए हैं। कुछ क्षेत्रों में नया चेहरा हो सकते हैं बाबा बालकनाथ, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने केवल बहरोड के लिए कोशिश की थी, वहीं की जनसभाओं में उन्होंने संबोधित किया था, निमराना में भी सक्रिय रहे थे। और अधिक से अधिक बात की जाए तो तिजारा, मुंडावर और बानसूर के इलाकों में वो कुछ सक्रिय रहे हैं, लेकिन पूरे अलवर के लिए अभी जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा, इसलिए उसका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, लेकिन आसपास अगर क्षेत्र थोड़ा लगता भी है, कोटपुतली के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर उनकी रिश्तेदारियां बहुत हैं। अगर बात की जाए मतदान करते समय, कॉन्टैक्ट करते समय ग्रामीण अंचल ज़्यादा पड़ता है, तो आपस में जो रिलेशंस हैं उनको भुनाने की भी कोशिश होती है। तो जाहिर है अब जो अलवर सीट है उनका मुकाबला कड़े करने की कोशिश की गई। और फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, खुद बाबा बालकनाथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले जी राजस्थान पर, और बहुत बहुत बधाई, आपको प्रत्याशी मनोनीत किया गया है बीजेपी की ओर से। आपको भी बहुत धन्यवाद जी, आपको बहुत शुभकामना। कितनी बड़ी आपके जी कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? अलवर फतेह हो पाएगा? दावा तो लगातार बीजेपी यही कर रही है, इस लिस्ट के साथ यही विश्वास आप पे जताया गया है। क्या कुछ कोशिश रहेगी इस विश्वास पर खरा उतरने की आपकी ओर से? मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को और हमारी राजधानी मंत्री
प्रधानमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी को, और समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और हमारे राजस्थान प्रदेश स्तर के नेतृत्व को धन्यवाद कहूंगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर आशा की। और मैं निश्चित रूप से अलवर की जनता का भी धन्यवाद करूंगा, जिनकी आशाओं से, जिनके विश्वास से आज ये सब मैं इस स्थान पर पहुंच पाया हूँ। और मैं अपने जीवन में तत्पर, क्योंकि संत का सदैव धर्म होता है समाज सेवा, मैं उसी धर्म पर रहते हुए समाज की और राष्ट्र की सेवा करूंगा और सबको एक साथ लेकर एक बड़ा चुनाव, केंद्र का चुनाव है, बड़ी जिम्मेदारी है। इस बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि अगर उपचुनाव की बात की जाए जो कि 2018 की शुरुआत में हुए थे, बीजेपी से जाकर सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी, तो क्या वापस बीजेपी के खेमे में आ पाएगी इस बार? पूरी 25 सीट लाएंगे और पिछले साल से ज्यादा हम 300+ का आंकड़ा इस बार आपको छूकर दिखाएंगे। जिस प्रकार से माहौल पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में बन रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित है पूरा राष्ट्र, पूरा समाज, पूरा हिंदू धर्म, पूरा भारत, 125 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे, निश्चित रूप से होंगे। सर, जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी भी बात कर रहे थे कि बहरोड क्षेत्र में ही चुनाव प्रचार में आपकी संलिप्तता रही है, लेकिन अगर अलवर क्षेत्र की बात की जाए, लोकसभा सीट की बात की जाए, तो ये आपकी पहली पारी है। इस चुनौती को किस तरह से लेंगे? नहीं जी, मैं अलवर से निवासी हूँ और अलवर क्षेत्र के अंदर हमारे नाथ संप्रदाय के 35 से लगभग स्थान है, आश्रम है, और पूरे अलवर क्षेत्र का बच्चा बच्चा मुझसे अवगत है और इस क्षेत्र से मैं अवगत हूँ। और मैं आज जो भी हूँ, मैं इस क्षेत्र के इस मिट्टी में जन्म लेने के कारण ही मैं आज इस जगह पर विराजमान हूँ। आज जो भी मुझे उपलब्धि प्राप्त हो रही है, जो भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो इस क्षेत्र का और इस तपोभूमि का ही मुझ पर आशीर्वाद है और इसका ऋण चुकाने का अवसर मुझे पार्टी ने अवसर दिया है। तो मैं निश्चित रूप से पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर और समाज सेवा को बिल्कुल। और बाबा बालकनाथ जी, हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शशि जी। बाबा बालकनाथ जी, ये बताइए कि क्या आपका ये जो टिकट है ये आपकी कोशिशों से मिला है या पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं ने भी इसके लिए आपकी पैरवी की? पूरी पार्टी एकाग्रता से, पूरी संगठन, पूरा अलवर क्षेत्र की जनता, सभी की इच्छा थी, सभी की मनोकामना थी, जो भारत के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरा किया है और निश्चित रूप से परमात्मा ने हम सब की मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा किया है। आपकी सभी की, अलवर के लोगों की इच्छा थी, तो आप अब सबको साथ लेके चलेंगे या अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ाएंगे इस चुनाव में? सबको, सभी धर्मों को, सभी जाति को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि संत का काम समाज को जोड़ना होता है, संत का काम समाज का निर्माण करना होता है। भंवर जितेंद्र सिंह, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, क्योंकि वो भी अलवर में लगातार सक्रिय रहे हैं, आपकी भी सक्रियता रही है और पूर्व राज परिवार से आने के नाते मुझे तो आपके माध्यम से पता चल रहा है कि भंवर जितेंद्र कोई चुनौती है। हमारे सामने सिर्फ एक ही चुनौती है कि हमें विकास पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से इसको निभाना है, उसी पे हमें तत्पर रहकर कार्य करना है। जी। अच्छा, महेंद्र चांदना जी जितने वोट से जीते थे उससे ज्यादा बड़ी जीत होगी आपकी या उससे कम जीत अंतर से जीते? इतिहास में भी रहा है और सनातन धर्म की परंपरा भी रही है कि गुरु से बढ़कर चेला होता है, गुरु का आशीर्वाद चेले पे होता है और गुरु की, चेले की श्रद्धा होती है। तो निश्चित रूप से अलवर की क्षेत्र की जनता का विश्वास रहेगा और मैं आपको आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि पूज्य गुरु महाराज जी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उपचुनाव में ये विश्वास खोता हुआ जनता का नजर आया था। उस विश्वास को वापस पाना, उसे बरकरार रखना तो चुनौती होगी, लेकिन वापस पाना सबसे बड़ी चुनौती। का आगे भविष्य की हमें कल्पना करनी है, हमें भविष्य का निर्माण करना है और भविष्य उज्जवल है और निश्चित रूप से प्रकृति भी हमारे साथ में है, परमात्मा भी हमारे साथ में, और इतना परमात्मा का अंश जिसको मानते हैं हम, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपने सुना अलवर से लोकसभा सीट से बीजेपी की ओर से टिकट मिला है। बीजेपी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ, जो कि आने वाली चुनौती को लेकर किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ तैयारी उनकी ओर से की गई है, वो तमाम जानकारियां वो दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में जीत का दावा भी ठोका। शशि, जिस तरह से बाबा बालकनाथ के स्वर थे, पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। हालांकि जीत का दावा तो हर प्रत्याशी करता है, लेकिन अगर अलवर लोकसभा सीट की बात की जाए, उपचुनाव में हार, और अगर साल 2014 में लोकसभा
लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो धार्मिक कार्ड ही बीजेपी की ओर से खेला गया, फिर उपचुनाव में जातिगत समीकरणों पर चुनाव लड़ा गया, अब फिर धार्मिक कार्ड बीजेपी की ओर से खेला गया है। क्या कुछ लगता है एक बार फिर से क्या ये कदम साकार हो पाएगा, क्या ये चाल पूरी हो पाएगी बीजेपी की ओर से? देखिए पूजा, ये बात सही है कि आप और हम जब आपसी बातचीत में इसको धार्मिक कार्ड की बात कह सकते हैं, इसको उसकी संज्ञा दे सकते हैं धार्मिक कार्ड की, लेकिन राजनीतिक भाषा में इसको आजकल पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग कहने लग गई हैं। और सोशल इंजीनियरिंग के नाते ही यादव समाज से आने वाले एक धार्मिक चेहरे को टिकट दिया जाना, तो जो धर्म में आस्थावान लोग हैं वो तो आएंगे ही, साथ ही एक बड़ा पॉकेट जिस तरीके से बांसवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कनकमल कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कनकमल जी, सबसे पहले स्वागत आपका जी राजस्थान पर और बहुत बहुत बधाई आपको, पार्टी की ओर से टिकट मिला है। कनकमल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? कनकमल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बहुत बहुत बधाई आपको, पार्टी की ओर से टिकट मिला है, भरोसा जताया गया है। ये आवाज कनकमल जी की हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शशि, आपकी बात अब आप जारी रख सकते हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही थी। देखिए पूजा, बाबा बालकनाथ ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह उनके सामने कोई चुनौती है क्या, ये बात उन्हें हमसे ही पता लग रही थी, जी मीडिया से ही पता लग रही थी। इसका दो तरीके से आकलन किया जा सकता है। क्या वो अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो अगर इसे कॉन्फिडेंस कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए। दूसरी चीज़ यह है कि क्या वो अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख देख रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं, दूसरी और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये 23 मई को साफ हो सकेगा कि इनके इस कॉन्फिडेंस को क्या कहा जाए, आत्मश्लाघा कहा जाए और ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या अतिशयोक्ति कहा जाए, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और संभवतः अपने गुरु की राह पर बढ़ते हुए वो लोगों के बीच प्रचार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी एक धर्म के या हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं चलेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों, सभी समाजों को साथ लेकर के चलेंगे, यानी वो सबके बीच वोट मांगने जाएंगे। आपको ध्यान होगा जब उपचुनाव हुए थे तब जसवंत यादव बहरोड़ के जो तत्कालीन विधायक थे, मंत्री थे, शुरू से राहुल कस्बा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रत्याशी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राहुल कस्बा जी, सबसे पहले स्वागत आपका जी राजस्थान पर और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनौती के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले पार्टी के लिए क्या कुछ कहेंगे? एक विश्वास, बड़ा विश्वास आपके ऊपर जताया गया है, और दूसरी ओर चुनौती के बारे में भी। पार्टी ने हमेशा हम पर विश्वास किया, हमेशा जी भी कंटिन्यू किया। डेवलपमेंट को लेकर हम शुरू में चले हैं, कनेक्टिविटी सबसे बड़ी यूएसपी है और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वसुंधरा जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, पूरी पार्टी का, सभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी का भी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो विकास का काम हमने शुरू किया उसको आगे और बढ़ाएंगे। शशि, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शशि, राहुल कस्बा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राहुल जी, अभी आपको टिकट मिल गया है तो इसमें पार्टी के सभी लोगों का सहयोग कैसे लेंगे, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और आपके बीच जो बर्फ थी वो किस तरीके से पिघली? देखिए जी, मैं इन बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं देता जी कि बर्फ पिघली नहीं पिघली। हम सबका मकसद एक ही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा जिताना है, उसी मकसद के लिए सब काम कर रहे हैं और कंट्री एट लास्ट डेवलपमेंट चाहती है, चूरू का युवा डेवलपमेंट चाहता है और हमारा फोकस वही था। हमने काम किया 5 साल के अंदर, 15 सुपर ट्रेन चलाई हैं, 4 नेशनल हाईवेज हैं, सिंथेटिक ट्रैक वर्ल्ड क्लास शुरू में बन रहा है। उसको देख के वो इम्पोर्टेंट चीज है। आम आदमी की लाइफ में डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट होता है जी। आपस की नाराजगियां होती हैं, वो एक बड़े काम के लिए खत्म हो जाती हैं। बड़े काम के लिए आपस की नाराजगियां खत्म हो गई, लेकिन पिछली इस विधानसभा चुनाव में आपके पिताजी को भी टिकट मिला था और तीसरे नंबर पे रहे थे, तो इस आपकी सीट से, जो सादुलपुर सीट है वहां से, और दूसरे जो क्षेत्र हैं उससे किस तरीके से आप लोग पार्टी को लीड दिलाएंगे? देखिए जी, पिछली बार पिताश्री 5 सांसद रहे हैं, हमेशा चूरू के अंदर जब एमएलए 2 जीते तब भी राम सिंह जी एमपी बने और 6 जीते तब भी राम सिंह जी एमपी बने।
हमारा काम डेवलपमेंट करने का है। राजगढ़ तहसील के अंदर 1000 करोड़ से ऊपर के डेवलपमेंट के वर्क हमारे ऑनगोइंग थे और हम उस व्यक्ति से आ रहे हैं जिसने आज तक एक ईंट रखी नहीं। मैं नहीं समझता जनता का जो फैसला होता है वो अक्सर फ्री होता है, पर मेरा ये मानना है कि हमारी अपने आप की हार नहीं मानते, हमने डेवलपमेंट किया है और डेवलपमेंट के नाम पे ठीक है सर, विकास के जो कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में वो आपने गिनाए, जनता तक क्या वो काम पहुंच पाए हैं? इसका जो रिजल्ट है वो 23 मई को सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से पार्टी की ओर से आप पर विश्वास जताया गया है, आप पर टिकट दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कनकमल कटारा अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, जी राजस्थान न्यूज पर आपका स्वागत और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जी राजस्थान की तरफ से। थैंक यू सर। इस चुनौती को आप किस तरह से लेंगे? बड़ा विश्वास जताया है बीजेपी की ओर से, क्या कुछ एजेंडा आपका रहेगा आने वाले चुनाव को लेकर और कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? चुनौतियां हम स्वीकार है, हमको और इसको चैलेंज स्वरूप स्वीकार करते हैं और हम जीतेंगे। सर, बातों में कॉन्फिडेंस है, लेकिन चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, विधानसभा चुनाव में शिकस्त आपको कांग्रेस की ओर से मिली, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी आप देखते हैं? क्या मानते हैं, क्या उस चुनाव का असर इस चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा, आपकी सीट पर पड़ता हुआ नजर आएगा? कटारा साहब, चलिए संपर्क शायद कट गया है। शशि कटारा साहब बिजी हो चले हैं पूरी तरह से, टिकट मिलने के साथ ही बेहद संक्षिप्त में उन्होंने बात कही और उसके बाद एक बार फिर से बिजी। देखिए पूजा, शायद फ़ोन के नेटवर्क में कुछ समस्या है, दूर इलाका है, ट्राइबल एरिया है, संभव है इस कारण से बातचीत नहीं हो पा रही हो, क्योंकि कनकमल कटारा भी टिकट मिलने के बाद में सीधे जी राजस्थान के जरिए अपनी जनता तक बात पहुंचाना चाहते होंगे संभवतः। लेकिन एक चीज़ बीटीपी की चुनौती है। बीटीपी ने इस बार जो उपस्थिति दर्ज कराई है वो रिमार्केबल है। जो जीती हुई सीट तो है ही, 2 सीट जो जीती है वो तो है ही, इसके साथ ही 3 से ज़्यादा सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही है। और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए ही सिरदर्द खड़ा करने वाली बात हो सकती है। की बात की जाए, बीटीपी उस क्षेत्र की बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया ट्राइबल एरिया है और विकास ही वहां पर बड़ा मुद्दा रहा है, मूलभूत सुविधाएं मुद्दा रही है, तो क्या कुछ लगता है एक बार फिर से जनता विश्वास जताएगी बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर? देखिए, जनता काम करने वाले पे भरोसा जताती है और उससे काम करने से ज़्यादा कई बार व्यवहार और तारतम्य का भी फर्क पड़ता है, ये बात सही है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से मानशंकर नीनामा स्थानीय मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काटा गया है, तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी कि मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया है, यानी सांसद ने काम नहीं किया? और अगर पहले सांसद ने काम नहीं किया तो अब नया सांसद कितना काम कर पाएगा, किस तरीके से काम कर पाएगा? हालांकि कनकमल कटारा वहां के लोगों का देखा भाला चेहरा है, पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनकी पुत्रवधू सुशीला कटारा विधायक रही हैं पिछली बार। एक बात ये आती है कि जब परिवार के 2 चेहरे दावेदारी कर रहे थे टिकट पर, ऐसे में परिवार कितना एकजुट होगा, और परिवार अगर एकजुट नहीं होगा तो पार्टी कितनी एकजुट होगी? क्योंकि परिवार के जब 2 लोग टिकट की मांग कर रहे थे तो पार्टी भी उन खेमों में बंट गई थी, उनके साथ अलग अलग दावेदारों के साथ पार्टी के भी लोग लग गए थे। ऐसी सूरत में इनके सामने ये बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग इकाइयाँ काम कर रही हैं, बीजेपी लगातार वहाँ संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, आरएसएस वहाँ पर अपने तरीके से वनवासी परिषद के जरिए वहाँ लोगों के बीच में काम करती है। वो उन सब चीज़ों का कितना सहयोग मिलेगा, कितना साथ मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल कांग्रेस कितनी एकजुट है ये भी देखना होगा। ताराचंद भगोरा 3 बार के सांसद वहाँ से रहे हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस में एक बार बांसवाड़ा से टिकट दिए जाने और एक बार डूंगरपुर से टिकट दिए जाने की परिपाटी रही है। ताराचंद भगोरा का सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपी होते हुए टिकट बदलकर दूसरे चेहरों को दिया गया। पिछली बार भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी रेशम मालवीय भी यहाँ से टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। और मानशंकर नीनामा की जो जीत थी वो लोगों को चौंकाने वाली तो थी, लेकिन अब ताराचंद भगोरा पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। ताराचंद भगोरा कांग्रेस की तरफ से वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, और कनकमल कटारा भी ऐसा नहीं है कि अपनी उपलब्धियां गिनाने से चुनावी दौर में चूकेंगे। वो जब मंत्री रहे तब के काम की और
पिछली जो बीजेपी सरकार थी प्रदेश की, उसकी उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का ही होगा बीजेपी की तरफ से। जी पूजा। बिल्कुल। और वहीं पर शशि, जिस तरह से बांसवाड़ा सीट की अगर बात करें तो आदिवासी इलाका रहा है और ऐसे में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो ही चुनाव में हावी देखे गए हैं। आदर्श ग्राम योजना की अगर जिक्र किया जाए, बात की जाए, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस योजना को लेकर क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए हैं उससे भी वोटिंग के दिन जनता ध्यान रखेगी और उस बात का हिसाब आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आम जनता लेती हुई नजर आएगी। तो अगर इस योजना की बात की जाए, क्या कुछ काम इसे लेकर हुआ है, आगे ये कयास लगाया जाए कि बीजेपी में एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है, क्या कुछ लगता है? अपना सवाल दोहराएंगी पूजा? शशि, अगर आदर्श ग्राम योजना की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि इस बात को दरकिनार किया जाएगा आगामी लोकसभा चुनाव में कि इस योजना के तहत उस क्षेत्र में कितने कितने काम हुए हैं। बांसवाड़ा क्षेत्र चूंकि ग्रामीण इलाका है, आदिवासी इलाका है, तो उस हिसाब से क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ उस योजना के तहत हुआ है जिसका हिसाब आगामी लोकसभा चुनाव में जनता लेगी? देखिए पूजा, ये बात सही है कि आदर्श ग्राम योजना गांवों का स्तर सुधारने के लिए, वहां तक विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन उसके केवल 3 ही फेज़ अभी तक हो पाए हैं और 3 फेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 3 गांव गोद ले पाए होंगे सांसद। अब 3 गांव जहां 8 विधानसभा क्षेत्रों से के मिला करके एक लोकसभा क्षेत्र का गठन हो रहा है, ऐसी सूरत में केवल 3 गांवों में विकास कार्य हो पाना या नहीं हो पाना एक बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। ये बात सही है कि उस गांव में कितना कितना पैसा किस किस मद में खर्च किया गया, लोगों तक उसका फायदा पहुंचाया नहीं, ये विषय हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आदिवासी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा बड़ा हो सकता है, जिसके तहत तकरीबन 1 लाख रुपया वहाँ मदद मिलती है लोगों को, 1 कमरे का मकान मिलता है। आदिवासी अंचल में बहुत छितराई हुई आबादी है, बहुत छोटे छोटे मकान हैं, जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन और उसके तहत लोगों को मिले फ़ायदे बड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कितने लाभार्थी हैं, वो लाभार्थी किस हद तक पार्टी से जुड़ाव महसूस करेंगे, क्या वहाँ भी सत्ताधारी पार्टी और गैर सत्ताधारी पार्टी का नज़रिया लोगों में आएगा या आदिवासी अस्मिता का मामला आएगा, किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से चुनाव में लोगों तक पहुंचाया जाएगा, दोनों पार्टियों की तरफ से मुद्दा। क्या कांग्रेस